Good morning, one and all present here. I am Dr. Brijen Singh. Today we will discuss about CPR. आज हम लोग बात करते हैं CPR। तो CPR क्या होता है और CPR की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो CPR में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डीलिंग विथ एन इमरजेंसी। CPR की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? सडन कार्डियक अरेस्ट में, जब किसी व्यक्ति का दिल काम करना बंद कर देता है, दिल एकदम से रुक जाता है, तो उस स्थिति में हमें सीपीआर करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें एक्ट कैसे करना है, कैसे हम तुरंत उसमें एक्शन लेंगे। तो डीलिंग विथ एन इमरजेंसी सिचुएशन वेरी ग्रेटली, बट देयर आर 4 मेन स्टेप दैट ऑलवेज अप्लाई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। मेक द एरिया सेफ, evaluate the injured person conditions, seek help, give first aid। तो सबसे पहले आपने देखा हम लोग एरिया को सेफ कर रहे हैं। ठीक है, वहां आसपास जहां पे घटना हुई है, इंसिडेंस हुआ है, तो उसको हम सेफ करेंगे कि वहां पे किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है आपके लिए और इंजर्ड पर्सन के लिए। जैसे कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आग कहीं पे आग लगी हुई है, या फिर बिजली के तार पड़े हुए हैं, इस तरीके का कोई इंसिडेंस हुआ है, तो सबसे पहले खतरे की जांच करेंगे और उस एरिया को आप, घटना स्थल को आप पीड़ित व्यक्ति और अन्य लोगों के लिए सेफ बनाएंगे। ठीक है, तो यदि दुर्घटना स्थल सुरक्षित नहीं है तो आप अपने को खतरे में ना डालें। ठीक है, वहां पे व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीपीआर देने से या फिर फर्स्ट एड देने से मना कर सकता है। इवेल्युएट द इंजर्ड पर्सन कंडीशन। इंजर्ड पर्सन की कंडीशन को हम इवेल्युएट करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कितनी चोट लगी है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसका ABC देखेंगे, एयर वे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देखेंगे। तो उसकी चोट का हम लोग आकलन करेंगे कि उसको किस तरीके की चोट वहां पे हुई है, कितनी चोट वहां पे उसको लगी है। और इसके बाद हेल्प के लिए कॉल करेंगे, आसपास खड़े हुए लोगों को बुलाएंगे। यदि आपका कोई परिचित का व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है तो वहां पे आप उसको बुलाएंगे, और या फिर बाय स्टैंडर्ड्स वहां पे जो हैं उनको आप कॉल करेंगे हेल्प के लिए। और इसके बाद फिर उसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एड में फिर तुरंत आपका ये कि पेशेंट की नीड क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको तुरंत सीपीआर की ज़रूरत है तो सीपीआर प्रोवाइड कराएंगे, और अदर किसी फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो उसको हम उस तरीके की टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी एक्शन स्टेप में क्या है? असेस द सिचुएशन, मेक द एरिया सेफ, असेस द विक्टिम, जैसे कि हम पिछली पीपीटी में डिस्कस कर चुके हैं, और कॉल एम्बुलेंस 108। ठीक है, प्रोवाइड, और देन फिर प्रोवाइड फर्स्ट एड। इसके बाद सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन मतलब पुनर्जीवीकरण। ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, क्या होता है और किस तरीके से हम देते हैं, ये चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो रिवाइविंग समवन हु इज अनकॉन्शियस एंड और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली इज कॉल्ड रिसक्सिटेशन। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग normally, any source of suffocation should be removed and resuscitation is to be started. Chest compression with or without rescue breathing are performed by an individual during cardiopulmonary resuscitation in an attempt to restore spontaneous circulation। किसी ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और बेहोश हो, या फिर उसकी सांस ना चल रही हो, या सांस लेने में उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही हो, तो उसको हम लोग रिससिटेशन कहते हैं, पुनर्जीवीकरण प्रदान करना उसको कहा जाता है। यदि पीड़ित व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है अथवा सांस में उसको लेने में उसको घुटन हो रही है, या ऐसी सफोकेशन उसको हो रहा है, तो घुटन किसकी वजह से हो रही है, उस रीजन को फाइंड करेंगे और उसके एयरवे को क्लियर करेंगे, उसके एयरवे को वहाँ से क्लियर करेंगे।
पुनर्जीवीकरण का कार्य तुरंत हम लोग उसका स्टार्ट कर देंगे। रिसक्सिटेशन इज टू बी स्टार्टेड। इसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक परिसंचरण को फिर से शुरू करने के प्रयास में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान रेस्क्यू ब्रीदिंग के साथ साथ या फिर उसके बिना दबाव डाला जा सकता है। जरूरी नहीं है, देखिए क्या है कि सीपीआर आप दे रहे हैं तो वहां पे चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग भी, क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो वहां पे उसको आपको ब्रीदिंग देनी पड़ेगी, माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर अनट्रेंड और मिनिमली ट्रेंड फर्स्ट एड प्रोवाइडर ट्रीटिंग एट adult victim, compression only is recommended. These chest compression ensure a small but crucial supply of blood to the heart and brain. किसी अप्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड नहीं है अथवा मामूली रूप से प्रशिक्षित है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के लिए किसी वयस्क पीड़ित का उपचार करते समय सीपीआर के रूप में केवल कंप्रेशन ही ठीक है। सीने का इस तरह कंप्रेशन करने से हृदय और मस्तिष्क में रक्त की अल्प मात्रा में परंतु पर्याप्त आपूर्ति निश्चित हो जाती है। मतलब कि इस स्थिति में अगर आप थोड़ा सा भी कंप्रेशन देंगे तो पेशेंट की जो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था फंक्शन करने लगेगा, वापस उसका जो पंप है वो एक्शन में आएगा और तुरंत के तुरंत वो वापस ब्रेन को और बॉडी के अदर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगा। तो इसके बाद फॉर फॉर्मली ट्रेंड फर्स्ट एड प्रोवाइडर ट्रीटिंग एन अडल्ट विक्टिम कंप्रेशन विथ ब्रीथ इज रिकमेंडेड। जो लोग अनट्रेंड हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग अनट्रेंड हैं या फिर बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, तो उन लोगों के लिए चेस्ट कंप्रेशन ठीक है। अगर वो लोग केवल चेस्ट कंप्रेशन ही दे रहे हैं तो सफिशिएंट है। बट अगर जो लोग ट्रेंड हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं और फिर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो इन लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंप्रेशन के साथ साथ रेस्क्यू ब्रीदिंग भी दें। If the trained first aid provider is unable or unwilling or in any other circumstances, compression only CPR may be substituted for compression with breath. औपचारिक रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा प्रदायकों के लिए किसी वयस्क पीड़ित का उपचार करते समय श्वास देने के साथ साथ सीने पर दबाव डालने की संस्तुति की जाती है। उनसे ये आशा रखी जाती है कि वो दोनों ही चीज़ें करेंगे। पर यदि प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता ऐसा करने का इच्छुक नहीं है, किसी कारणवश वो अभी जैसे कोविड टाइम था तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देना लोगों ने एकदम से कम ही कर दिया है, थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं इससे सेफ महसूस नहीं करते हैं। कोई अनजान पर्सन है या फिर कोई बहुत गंदा है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या ओरल सीक्रेशन है तो लोग वहाँ पे परहेज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ से मना कर सकते हैं। इच्छुक नहीं है अथवा ऐसा करने में सक्षम नहीं है या कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो श्वास युक्त कंप्रेशन के स्थान पर केवल कंप्रेशन, मतलब कि ब्रीदिंग विथ कंप्रेशन ना देके केवल कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर बेबी एंड चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर कंप्रेशन विथ ब्रीथ आर ऑलवेज रिकमेंडेड। और यहाँ पे एक और खास बात यह है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिशुओं के लिए हमेशा श्वास युक्त दबाव, सांस के साथ साथ कंप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद व्हाट डू आई सी एंड इंक्वायरी, हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं। इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में दिल अगर अपना काम करना बंद कर देता, हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग, दिल का काम क्या है, वो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड दी बॉडी, ठीक है, टुवर्ड दी ब्रेन, किडनी, स्टमक, ठीक है। तो अपर लिम, लोअर लिम सभी जगह ब्लड भेजता है, ठीक है। और अगर हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा, फेंट कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है।
तो यू माइट नोटिस द फॉलोइंग साइंस: सडन कोलैप्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। आप क्या देखते हैं कि पेशेंट एकदम से गिर जाता है। जब भी हार्ट अपना काम करना बंद करेगा, पेशेंट एकदम से गिर जाएगा, विक्टिम वहां पे एकदम से बेहोश होके गिरेगा। दूसरा, उस मूर्छित अवस्था में हो जाएगा, ठीक है, वो मूर्छित हो जाएगा, उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। इसके बाद उसको आप अगर एग्जामिन करेंगे तो पाएंगे कि उसकी ब्रीदिंग, सांस बड़ी धीमी चल रही है या तो सांस बिल्कुल ही नहीं चल रही है। और आप इसके बाद देखेंगे कि उसका पल्स, उसकी नाड़ी बहुत धीमी है या फिर रेडियल पेरिफेरल आपको मिल ही नहीं रही है और बहुत मंद भी हो सकती है, ठीक है, और कई बार एब्सेंस भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति जैसे ही आप देखते हैं, अनकॉन्शियस अकर व्हेन अ पर्सन इज सडनली अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली लाइक। अगर ऐसी स्थिति आपको लगती है, आपको लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपके बुलाने से पेशेंट कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। और एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स, ठीक है, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसक्सिटेशन, जो कि हम पिछली पीपीटी में अभी पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि छाती पे किस तरीके का दबाव डालने को हम सीपीआर कहते हैं, चेस्ट को दबाने को हम सीपीआर कहते हैं। हाउ टू ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिव एंड कॉन्शियसनेस। तो अब अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम उसका आकलन कैसे करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज एक्शन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। अनकॉन्शियस अकर व्हेन अ पर्सन इज सडनली अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली लाइक साउंड और पेन एंड अपीयर टू बी अ स्लीप। यदि कोई अचानक किसी उत्प्रेरक वस्तु जैसे कि ध्वनि या दर्द या फिर कोई पेन स्टिमुलस प्रतिक्रिया करने में अक्षम हो जाता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है, आप उसको जैसे आवाज़ लगाएंगे, आप उसको बोलेंगे कि अगर उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम रामू है, तो रामू जी कैसे हैं, क्या हुआ, कहाँ से आए हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देगा। और फिर आप उसको पेन स्टिमुलस देंगे, उसकी छाती की जो हड्डी है उस पर वहाँ पे दबाएंगे, वहाँ पे पेन स्टिमुलस देंगे, स्टर्नम पे पेन स्टिमुलस देंगे, तो उसका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं अगर दिखता है तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का लेवल उसकी बेहोशी की स्थिति को दर्शाता है। और ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति गहरी नींद में हो। कोई व्यक्ति कुछ सेकंडों के लिए बेहोश हो सकता है अथवा लंबे समय के लिए भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। तो अ पर्सन में बी अनकॉन्शियस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पीपल हु बिकम अनकॉन्शियस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाउड साउंड्स और शैकिंग। मतलब कहने का कि अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है तो कई बार वो बहुत कम समय के लिए बेहोश होता है और कई बार वो बहुत लंबे समय के लिए भी मूर्छित अवस्था में चला जाता है। और साथ ही साथ आपके बुलाने पे, आपके आवाज़ करने पे और आपके उसको हिलाने पे, आप उसके कंधे को पकड़ के हिला सकते हैं, आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप ठीक तो हैं ना, इस तरीके से आप उसको बुलाएंगे, उसको हिलाएंगे तो पेशेंट का कोई जवाब नहीं मिलेगा, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दे मे इवन स्टॉप ब्रीदिंग और देयर पल्स मे बिकम फेंट। दिस कॉल फॉर इमीडिएट इमरजेंसी अटेंशन। द सूनर द पर्सन रिसीव इमरजेंसी फर्स्ट एड द बेटर इट इज। बेहोश व्यक्ति तेज आवाज करने अथवा हिलाने डुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वे कभी कभार सांस लेना भी बंद कर देते हैं और उनकी नब्ज धीमी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में तत्काल आपातकालीन सेवा की जरूरत हमें पड़ती है। पीड़ित व्यक्ति को जितने जल्दी आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा मिलती है उतनी ही जल्दी उसमें सुधार आ जाता है। तो यहाँ पे उसको फर्स्ट एड जितने जल्दी आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे
उतने ही जल्दी आप उसमें बेटर रिजल्ट मिलने की उम्मीद बन जाती है, उसकी रिकवरी के चांसेस कहीं ना कहीं दोगुना हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद द AVPU स्केल, अलर्ट, वॉइस, पेन और अनरिस्पॉन्सिवनेस। A फॉर अलर्ट, V फॉर वॉइस, P फॉर पेन और U फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस is a system by which a first aider can measure the record of patient responsiveness indicating the level of consciousness। तो ये जो स्केल है ये इस बात को निर्धारित करता है कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, पेशेंट कितना कॉन्शियस है। पेशेंट अगर अलर्ट है तो देखिए यहाँ पे हम उसको किस तरीके से पूछते हैं। अलर्ट है, रिस्पॉन्स टू वॉइस है, अगर आपके देखिए अलर्ट है तो वो पूरा बताएगा टाइम, इंसिडेंस, किससे हुआ, कैसे हुआ, पहले मैं क्या कर रहा था, अचानक से कैसे मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी सारी बात का वो जवाब देगा। व्यक्ति पूर्णतः जागृत अवस्था में रहता है, अलर्टनेस में सावधान रहता है वो। लेकिन ऐसी स्थिति को हम लोग मतलब ये नहीं कह सकते कि वो ओरिएंटेड नहीं है। व्यक्ति एकाएक अपनी आंखें खोल देगा, आपकी आवाज का उत्तर देगा और शरीर को हिलाएगा। यद्यपि वह भ्रम में भी कई बार हो सकता है, कई बार उसको ठीक से पता भी नहीं हो सकता है, कई बार वो एकदम से आपने बुलाया तो एकदम से आंखें खोलेगा, तो जो उसको समझ में आएगा वो बोल देगा। आवाज का जवाब देना, वीफो रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस। जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं तो वह आप किसी ना किसी तरह का जवाब देता है, वह अपनी आंखें खोलने, आपके प्रश्न का जवाब देने या हिलाने डुलाने पर भी कोई जवाब कई बार देता है, कई बार नहीं देता है। बचावकर्ता की आवाज़ से प्रेरित होकर वह घुरघुरा कर, कहार कर, मतलब पेनफुल साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है, इनअप्रोप्रिएट साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। अपने अंगों को थोड़ा बहुत हिलाकर संकेत देने का भी जो है कोशिश करता है कई बार। तो रिस्पॉन्डिंग टू पेन, इसके बाद पेन। अब दर्द के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। पीड़ित व्यक्ति दर्द पैदा करने वाले कारणों जैसे उसकी छाती की हड्डी, जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसको रगड़ना, सेंट्रल स्टिमुलस देना, जिसको हम सेंट्रल स्टिमुलस कहते हैं, बेसिकली छाती की हड्डी को रगड़ना, ब्रेस्ट बोन को रगड़ना, पेन स्टिमुलस देना, उसको हम सेंट्रल स्टिमुलस कहते हैं। और हाथ पैरों को चींटी काटना, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल स्टिमुलस। तो उसकी उंगली दबाना, उसके प्रति उसकी अनुक्रिया, उसके प्रति क्या अनुक्रिया वो करता है। कुछ स्तर की चेतना वाले व्यक्ति पूरी तरह से चेतन स्थिति वाले व्यक्ति को किसी भी तरह के दर्द उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती है। आवाज निकालकर, आंखें हिला डुलाकर और अपनी आंखें खोलकर, अपने शरीर का कोई अंग हिलाकर, जिसमें आसमान भंगिमाएं भी शामिल होती हैं, जैसे अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं, मतलब अजीब तरह से वो रिएक्ट करके आपको किसी ना किसी तरीके से अपना उत्तर वो देते हैं। यू की स्थिति किसी तरह की प्रतिक्रिया ना करने को अवचेतन अवस्था के रूप में नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो अलर्टनेस, अलर्ट, रिस्पॉन्डिंग टू वॉइस, रिस्पॉन्डिंग टू पेन और अनरिस्पॉन्सिवनेस आल्सो नोटेड एज अनकॉन्शियसनेस। और अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा किसी भी तरह की, ना तो आवाज का, ना पेन का, और ना ही किसी तरह का वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये नोट करते हैं कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस था, पूर्ण रूप से पेशेंट अनकॉन्शियस था। इसके बाद टू चेक अ पर्सन रिस्पॉन्सिवनेस कॉन्शियसनेस स्टेट चेक द फॉलोइंग। A person who look around, speak, respond clearly to question. A person who looks around, speak, respond clearly to questions, feel, touch and move or walk around is considered alert. यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास देखता है, बातचीत करता है, किसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता है, स्पष्ट आपका टच वो फील करता है, महसूस करता है, इधर उधर हिलता डुलता या चलता फिरता है, तो यह माना जाता है कि वह सतर्क है और अलर्ट है,
द पर्सन ओपन हिज आई एंड रेस्पॉन्ड टू सिंपल क्वेश्चन। यदि अपनी आंखें खोलता है और निम्नलिखित सरल प्रश्नों का जवाब देता है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू। हम उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी उम्र कितनी है। अगर ये सारी चीज़ों का वो जवाब देता है और व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है, आप जैसे ही उसे बुलाते हैं और वो अपनी आंखें खोलता है, तो द पर्सन रिस्पॉन्ड टू सिंपल कमांड्स, एक्सक्यूज माई हैंड, मूव योर आर्म, लेग्स, फुट एंड हैंड। वह व्यक्ति निम्नलिखित आदेशों का पालन भी करता है। आप उसको कहते हैं कि मेरा हाथ उठाइए, अपना हाथ, पैर, पाँव बाएं हिलाओ, उंगलियां दबाओ, मुट्ठी बंद करो, मेरे हाथ को दबाओ। तो इस तरीके की आप उसको कमांड देंगे तो आपकी वो कमांड को फॉलो करता है और आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता है। इफ द पर्सन रिस्पॉन्ड, ही इज रिस्पॉन्सिव टू वॉइस। और अगर इन सारी चीज़ों का पेशेंट जवाब देता है तो कहीं ना कहीं वह आपकी आवाज के प्रति प्रतिक्रियाशील है। इफ देयर इज स्टिल नो रिस्पॉन्स, पिंच द पर्सन एंड सी इफ ही ओपन्स हिज आई और मूव्स। यदि अब भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है तो उस व्यक्ति को चुटकी काटें और देखें कि वह अपनी आंखें खोलता है या हिलता डुलता है कि नहीं। इफ द पर्सन रिस्पॉन्ड टू पेन, ही इज रिस्पॉन्सिव टू पेन। और अगर वो दर्द देने पर कोई प्रतिक्रिया करता है, यदि व्यक्ति इनमें से किसी भी उत्प्रेरक जैसे कि दर्द देने पर कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसे दर्द के प्रति प्रतिक्रियाशील माना जाता है। इफ द पर्सन रिस्पॉन्ड टू पेन, ही इज रिस्पॉन्सिव टू पेन। अगर पर्सन को आप दर्द देते हैं, आप उसको चुटकी काटते हैं या कुछ ऐसे पेन स्टिमुलस देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है, उसकी बॉडी हिलती डुलती है या फिर वो कोई अपने आप को बचाव के लिए अपने हाथ अंगों को बाहर अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शाता है कि पेन के प्रति वो प्रतिक्रियाशील माना जाता है, पेन के प्रति वो रिस्पॉन्सिव माना जाता है। ठीक है। इफ द पर्सन डज नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ दीज स्टिमुली, ही इज इन एन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट। यदि व्यक्ति इनमें से किसी भी उत्प्रेरण, किसी भी स्टिमुलस का के प्रति कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, किसी तरह की कोई एक्शन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को हम अनरिस्पॉन्सिवनेस की कैटेगरी में या अनकॉन्शियस की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। तो यह अचेतना की स्थिति और अनरिस्पॉन्सिवनेस में होता है। इफ द पर्सन डज नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ दीज स्टिमुली, ही इज इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। और अगर पर्सन किसी भी तरह के स्टिमुलस का कोई जवाब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हम उसको अनकॉन्शियसनेस मान लेते हैं। नोट दैट अ पर्सन माइट ओनली पार्शियली रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली यू प्रोवाइड, साउंड, टच एंड पेन, and might be in between state। कोई व्यक्ति आपके उत्प्रेरकों जैसे कि आवाज, स्पर्श, दर्द के प्रति आंशिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, मतलब थोड़ा बहुत, और ऐसा भी हो सकता है कि वह उसके मध्य की स्थिति हो, वह उसकी बीच की स्थिति हो। चेकिंग इफ अ कैजुअलिटी इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस शुड ओनली टेक अ फ्यू सेकेंड and should not delay checking for the breathing। यह जांच करने में केवल कुछ सेकंडों का समय लगता है कि पीड़ित व्यक्ति चेतन अवस्था में है या अचेतन अवस्था में है, और उसकी सांस की स्थिति की जांच करने में विलंब नहीं करना चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कुछ ही सेकंड में आप ये चीज का पता लगा पाएंगे कि पेशेंट का रिस्पॉन्ड कैसा है। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, जितना भी टाइम आप बचा सकते हैं उतना टाइम बचाइए। जितने जल्दी आप कंडीशन को रिकॉग्नाइज करें, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखें और वहाँ से जो रिमूव डेंजर, जो खतरा है उसको वहाँ से हटाएं और तुरंत उसको फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड कराएं। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग, सांस चल रही है नहीं चल रही है, उसमें भी ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे।
हाउ टू ऑब्जर्व द ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया की जांच कैसे करें। द एयरवे में बी नैरोड और ब्लॉक्ड मेकिंग ब्रीदिंग नॉइसली और इम्पॉसिबल। रीजन फॉर ब्लॉकेज में बी, श्वसन मार्ग का संकुचित होना मतलब कॉन्स्ट्रक्ट होना, नैरो होना, पतला होना, या फिर उसमें किसी तरह की कोई रुकावट होना, या फिर उसमें किसी तरह का कोई अवरोध भी वहां पे हो सकता है, जिसमें सांस लेने में आवाज होती है और सांस लेना कई बार असंभव भी हो जाता है। इस अवरोधन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, इस ब्लॉकेज के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कई बार कुछ फंसा होता है कहीं पे, तो आवाज इनअप्रोप्रिएट साउंड आता है, अजीब सी आवाज आती है, थोड़ा घरघराहट की आवाज वहां पे आपको सुनाई देगी। लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल इन द थ्रोट may allow the tongue to sag back and block the air passes। बेसिकली क्या होता है, गले में पेशीय नियंत्रण ना रहने से, मतलब गले में मस्कुलर कंट्रोल ना होने की वजह से कई बार जो आपकी जीभ है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, टंग पीछे की तरफ फॉल कर जाती है, पेशियां आपकी जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं और इससे सांस लेने का मार्ग अपने आप ही अवरोध हो जाता है। सांस लेने की जो रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक हो जाता है। व्हेन द रिलैक्स आर इम्पेयर्ड, सलाइवा में बी लाई इन द बैक ऑफ द थ्रोट ब्लॉकिंग द एयरवे। और जब अनैच्छिक क्रियाएं, व्हेन द रिफ्लेक्सेस आर इम्पेयर्ड, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाता है या थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो जो सलाइवा है जो वो कहीं ना कहीं गले में जाके अटक जाता है, जम जाता है, जिससे कि सांस लेने का जो मार्ग है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जैसे कि कफ है, खांसी आपको तभी आएगी जैसे ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में छोटा सा भी कुछ स्पुटम या कुछ आएगा तो तुरंत आप खांसी करके उसको, गला साफ करके उसको बाहर निकाल देंगे। बट अगर कई बार आपके न्यूरोलॉजिकल लेवल पे इंजरी इस तरह की हुई है कि आपके सारे रिफ्लेक्स डिमिनिश हो जाते हैं, तो फिर आप वहां पे उस चीज को फेंक नहीं पाएंगे, उसको वॉश आउट नहीं कर पाएंगे, तो वो जाके सलाइवा आपके एयरवे को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एनी फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट may block the air passes, example vomiting, blood, dentures, etc। गले में किसी बाहरी वस्तु जैसे कि उल्टी, वॉमिटिंग, एक्चुअली क्या होता है जब भी कभी बेहोश की अवस्था में पेशेंट होता है तो उसकी जो है वॉमिटिंग उसे हो जाती है, और वो वॉमिटस जो रहता है, वॉमिटिंग में जो मटेरियल, जो कंटेंट वहां से निकलता है जिसको हम वॉमिटस कहते हैं, वो बाहर ना आके कई बार वापस फेफड़ों में चला जाता है, एस्पिरेट कर जाता है, फेफड़ों में भर जाता है, तो उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, आधी बेहोशी में है, सेमी अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या फिर कंप्लीट अनकॉन्शियस है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो वोमिटस को गटक जाएगा, वो वोमिटस उसका वापस जाके लैरिंग्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। दूसरा, कई बार ब्लड कहीं से ब्लीड होके पेशेंट बेहोशी की अवस्था में है, वॉमिटिंग तो नहीं आई बट जो ब्लड था, ब्लीडिंग हुई और वो ब्लड बाहर ना जाके वापस लैरिंग्स और ट्रेकिया में चला गया, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो गया। और कई बार खुद का दांत टूट के चला जाना, या फिर आपने डेंचर पहना हो, जैसे कोई पेशेंट है जो जेरियाटिक पॉपुलेशन है, जो कि ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, तो अभी उन्होंने दांत की बत्तीसी लगा रखी है और कई बार इस तरीके का झटका आया या जॉ लॉक हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ, तो जो बत्तीसी है वो उसमें से कुछ दांत टूट के निकल के और ट्रेकिया में जाके फंस जाते हैं। कई बार ये होता है कि खुद का दांत, नेचुरल जो दांत रहता है वो भी ट्रॉमा की वजह से टूट के ट्रेकिया में जाके अटक जाता है, तो वहां पे एयरवे एकदम से ब्लॉक हो जाता है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार पेशेंट चोक हो जाता है, चोकिंग की स्थिति वहां पे बन जाती है और फिर साइनोसिस हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज इसेंशियल टू एस्टेब्लिश अ क्लियर एयरवे इमीडिएटली अनलेस यू कैन क्लियरली सी दैट द पर्सन इज ब्रीथिंग नॉर्मली। An unconscious person must be turned on to his back to unblock the airway unless you can clearly see that the person is breathing normally.
An unconscious person must be turned onto his back to unblock the breathing passes and to check the breathing. Unblocking the breathing passes take priority over concern about the potential spinal cord injury. श्वास नली को तत्काल खोलना आवश्यक हो जाता है जब तक आप स्पष्ट रूप से यह ना देख लें कि व्यक्ति सामान्य सांस ले रहा है, तब तक बेहोश व्यक्ति को उसकी पीठ के बल लिटाएं जिससे उसकी श्वास नली खुल जाए और फिर उसकी सांस देखें। और मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी की चोट की अगर संभावना आपको लग रही है तो उसकी चिंता करने की बजाय सबसे पहले उसके श्वसन मार्ग को खोलने का प्रयत्न करें। और श्वसन मार्ग को खोलने के लिए हमें किस तरीके की टेक्निक का यूज करना पड़ेगा वो हमें अभी आपको बता रहे हैं। टू ऑब्जर्व द ब्रीदिंग डू फॉलोइंग। If the person is unconscious and is not on his back, turn him on to his back. तो यदि व्यक्ति बेहोश है और वह पीठ के बल नहीं लेटा है तो तुरंत हम उसको उसकी पीठ के बल लिटा देंगे और नील बिसाइड द कैजुअलिटी, और घुटनों के बल उसके पास जाके बैठ जाएंगे जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड विथ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स of one hand while pressing the forehead backwards with the palm of the other hand. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की मदद से चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे और फोरहेड पे इस तरीके से प्रेशर लगा के हम उसको बैकवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है, फोरहेड को, उसके माथे को, उसके हेड को हम बैकवर्ड लेके जाएंगे और यहां पे चिन को उसकी लिफ्ट करेंगे अपवर्ड। ठीक है, दिस मैन्यूवर विल लिफ्ट द टंग फॉरवर्ड एंड क्लियर द एयरवे। और इस तरीके से उसका एयरवे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उसकी टंग अगर फॉल करके पीछे की तरफ गिरी हुई है तो अगर आप इसको चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट जो पोजीशन है ये मैन्यूवर आप करेंगे तो तुरंत ही एयरवे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है इसी तरीके से हम उसकी एयरवे को क्लियर करेंगे इस मेथड से। ठीक है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से हम इस तरीके से उसका चिन को लिफ्ट करेंगे और फोरहेड को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, डाउनवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है, ये अपवर्ड और ये चीज डाउनवर्ड। ठीक है, टू डू दिस प्लेस योर चेक इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम्स माउथ while locking down his chest. If desired, you can also gently place a hand on the center of the victim's chest. ब्रीथिंग को देखने के लिए इस पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है एक दूसरा मेथड है। टू डू दिस प्लेस योर चीक इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम्स माउथ। अपने गाल को पेशेंट के मुंह की तरफ लेके जाएं जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर दूर रखें अपने गाल को पेशेंट के मुंह से। While looking down his chest toward his feet, और आप अपने चेहरे को, अपनी आंखों को और अपनी दृष्टि को पेशेंट के चेस्ट की तरफ और उसके पैरों की तरफ रखेंगे जिससे आपको उसका चेस्ट मूवमेंट दिखाई देगा। कानों से और गाल से आप उसकी ब्रीदिंग को महसूस करेंगे, उसके सांस की गति को महसूस करेंगे कि वहां से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। और कई बार आप उसकी चेस्ट पे अपने हाथ को रख सकते हैं और छाती के मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। इफ द कैजुअलिटी चेस्ट स्टिल फेल टू राइज, फर्स्ट अज्यूम दैट द एयरवे इज नॉट फुली ओपन। और आप यह देखते हैं कि पेशेंट के चेस्ट में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट का चेस्ट फूल नहीं रहा है, छाती उसकी हिल नहीं रही है, तो आप कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके एयरवे में अभी भी रुकावट है और ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। वंस द एयरवे इज क्लियर्ड द कैजुअलिटी में बिगिन ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली। यदि पीड़ित व्यक्ति का सीना अभी भी नहीं फूल रहा है तो सर्वप्रथम यह मान लें कि श्वास नली कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुली नहीं है। श्वास नली खुल जाने पर रोगी सामान्य सांस लेने लगेगा। क्लियर द एयरवे बाय रिमूविंग एनी विजिबल आइटम दैट इज ब्लॉकिंग द एयरवे। अगर आपको वहां पे कुछ दिख रहा है, उसके
एयरवे में उसके मुंह में आपको लग रहा है कि कोई चीज फंसी हुई है, तो तुरंत ही आप उस चीज को निकाल दें जो कि आपको दिखाई दे रही है। हुक योर फर्स्ट 2 फिंगर कवर्ड विथ क्लीन क्लॉथ एंड ग्लव्स। अपनी 2 उंगलियों को साफ कपड़े से ढक लें और दस्ताने पहन लें। स्वीप राउंड इनसाइड द माउथ एंड थ्रोट। उन उंगलियों को मुंह और गले के अंदर घुमाएं। चेक अगेन इन ब्रीदिंग। और वापस से देखें सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। वन शुड नॉट स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर हिडन ऑब्स्ट्रक्शन। केयर शुड बी टेकन नॉट टू पुश एनी ऑब्जेक्ट फर्दर डाउन द थ्रोट। उस समय हमें यह भी देखना है कि गले के अंदर छुपी हुई वस्तु को हम बहुत ज्यादा समय तक नहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं सर्च कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा और किसी तरह का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और कई बार ब्लाइंडली आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उस चीज में धक्का लग सकता है और वो गले के अंदर भी जा सकती है, उससे उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बी केयरफुल, डू नॉट पुट योर फिंगर इन somebody's closed mouth। सावधान हमें इस बात से रहना है कि किसी के मुंह के अंदर भी अपनी उंगली ना घुमाएं, किसी के बंद मुंह के अंदर अपनी उंगली ना घुमाएं। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई अगर पेशेंट अपना मुंह बंद किए हुए है तो आप फोर्सफुली उसके मुंह में उंगली नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे वो आपकी उंगली को काट भी सकता है, आपकी उंगली को बाइट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज से हम कहीं ना कहीं बचेंगे। द विक्टिम इज ब्रीथिंग इन द फॉलोइंग वेज। लुक फॉर चेस्ट एब्डोमिनल मूवमेंट, लिसन टू ब्रीदिंग साउंड, फील द एयर कमिंग आउट ऑफ द नोज और माउथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तुरंत ही ये चीज पता लग जाएगी कि पेशेंट प्रॉपर सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके चेस्ट को मूवमेंट देखेंगे, चेस्ट का जो मूवमेंट देखेंगे, छाती का जो मूवमेंट है उसको आप महसूस करेंगे कि छाती ऊपर और नीचे जा रही है कि नहीं जा रही। और ब्रीदिंग साउंड को महसूस कर सकते हैं, जो कि अभी मेथड बताए थे कि अपने गाल को पेशेंट के माउथ के 4-5 इंच दूर लेके जाएं और वहां पे देखें कि वो प्रॉपर सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वहां से सांस की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद अपनी 2 उंगलियों को पेशेंट की नोज के सामने ले जाके ये चीज आप पता कर सकते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। In the first minute after cardiac arrest, it often appear as if the person is trying to breathe. It can appear as if the person is barely breathing or is taking infrequent noisy gasps। कई बार क्या होता है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हुआ तो तुरंत ही पेशेंट की कई बार ऐसे लगता है सांस चल रही है। कार्डियक अरेस्ट हुआ लेकिन उसकी सांस में कोई दिक्कत नहीं है, सांस चल रही है, थोड़ी सी धीमी सी सांस चल रही होती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत नॉइसी, थोड़ी सी आवाज आ रही होती है और पेशेंट गैस्प कर रहा होता है और हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो सांस ले रहा है, पर ऐसा नहीं है। उसकी सांस लेने में उसे परेशानी हो रही है और सांस उसकी अच्छे से नहीं आ रही है। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज with normal breathing and you should start resuscitation immediately। मतलब उस समय हमें ये नहीं समझना है कि इसकी सांस तो आ रही है, हमें केवल सीपीआर करना है। पेशेंट गैस्प कर रहा है और ये सांस का गलत तरीका है और कुछ देर में थक के उसकी सांस पूरी टूट सकती है। ठीक है, तो हमें इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तुरंत इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना है। हाउ टू ऑब्जर्व पल्स। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, पल्स का ध्यान रखना है। ब्रीदिंग देखा, इसके बाद क्या देखेंगे, फीलिंग द पल्स इज नॉट ऑलवेज इजी। फीलिंग द पल्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एट द रिस्ट इज ऑफन अनरिलायबल। मतलब कि आप अगर फर्स्ट एड के समय, इमरजेंसी के समय रेडियल पल्स, पेरिफेरल पल्स को रिस्ट पे पालपेट करते हैं तो ये उतना रिलायबल नहीं है, कई बार ये मिलता भी नहीं है और बहुत धीमा होता है, तो इसमें टाइम भी कई बार खराब हो जाता है। द पल्स कैन बी फेल्ट बाई प्लेसिंग द फिंगर टिप्स जेंटली ऑन द वॉइस बॉक्स एंड स्लाइडिंग देम डाउन इनटू द हॉलो बिटवीन द वॉइस बॉक्स एंड द
एडजॉइनिंग मसल्स। तो यहाँ पे हम जो है वॉइस बॉक्स का मतलब क्या है, ये जो हमारा आवाज, जहां से आवाज आती है, ये वोकल कॉर्ड, इसके पास थोड़ा सा ये हॉलो, यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से 2 उंगली पीछे, ये सेंटर है, यहाँ से 2 उंगली साइड में आपको यहाँ पे कैरोटिड पल्स मिलेगी। कैरोटिड पल्स आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैरोटिड पल्स आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, मेंटेन अ हेड टिल्ट विथ वन हैंड ओवर द फोरहेड, लोकेट द ट्रेकिया यूजिंग 2 फिंगर ऑफ द अदर हैंड, स्लाइड these finger into the groove between the trachea muscles at the side of the neck where you can palpate carotid pulse। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे ही ट्रेकिया से साइड में 2 सेंटीमीटर लेटरल साइड चलेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन कैरोटिड पल्स आपको मिल जाएगी। पाल्पेट आर्टरी फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड एंड नॉट मोर देन 10 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड में आपको ये काम कर लेना है और इससे ज्यादा समय आप इसमें नष्ट नहीं करेंगे। डू नॉट लूज टाइम ट्राइंग टू लोकेट एंड फील पल्स। पल्स को वापस से ढूंढने में और समय नष्ट नहीं करेंगे। द करेंट रिसक्सिटेशन गाइडलाइन फॉर द ले पीपल डायरेक्ट द रिसक्सिटेशन इज टू बी स्टार्टेड व्हेन द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली एंड डज नॉट रिक्वायर टू चेक द पल्स। नब्ज खोजने में समय नष्ट ना करें तथा इसका पता लगाने में समय किसी तरह से ना गमाएं। सामान्य आदमी के लिए मौजूदा पुनर्जीवीकरण निर्देश, दिशा निर्देश क्या है, गाइडलाइन क्या है लेमैन के लिए, कि पुनर्जीवीकरण का कार्य तभी शुरू कर देना चाहिए जब पीड़ित व्यक्ति की सांस ना ले रहा हो या सामान्य सांस ले रहा हो। डू नॉट लूज टाइम ट्राइंग टू लोकेट एंड फील द पल्स। The current resuscitation guideline for lay people direct the resuscitation is to be started when the person is not breathing or not breathing normally and does not require to check the pulse। सामान्य दिशा निर्देश लेमैन के लिए ये है कि आपको तुरंत ही सीपीआर स्टार्ट कर देना है। पल्स को खोजने में समय नष्ट नहीं करना है, किसी तरह से पल्स को ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ हमें इस बात को देखना है कि पेशेंट सांस ले रहा है तो ठीक है, और अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है और अगर सांस ले भी रहा है तो अच्छे से नहीं ले रहा है तो तुरंत ही सीपीआर स्टार्ट कर देना है, जैसे कि आपको फर्स्ट एड की टेक्निक के दौरान सीपीआर सिखाया गया है। ठीक है, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इस तरीके से फिस्ट को बनाएंगे और इंटरलॉक करेंगे और ब्रेस्ट बोन के जो लोअर 1/3 पार्ट है वहां पे जोर से कंप्रेशन देंगे, जिसकी गति लगभग कितनी होगी, 100 से 120 पर मिनट। ठीक है, और ये यहाँ पे एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, एक मशीन होती है जो कि एरिथमिया को कंट्रोल करती है, रेगुलर हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, डिफिब्रिलेट करती है। Resuscitation of a person who is not breathing or not breathing normally, safety first and call for help। सबसे पहले तुरंत हमें अपनी सेफ्टी देखना है, दूसरे की सेफ्टी देखना है और वहां आसपास खड़े लोगों के लिए कोई खतरा तो नहीं है, इसको भांपना है और हेल्प के लिए आवाज लगानी है। अकेले ही नहीं जुट जाना है। ठीक है, अकेले जुटने का कोई फायदा नहीं है, 5 मिनट 2 मिनट में आप थक जाएंगे, तो तुरंत आपको हेल्प की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो आप वहां पे आसपास खड़े लोगों को कमांड दे सकते हैं, भले ही आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, आप उनको बुलाइए और तुरंत आप उनको बोलिए कि इंडिकेट करिए कि आप यहाँ आके ये मदद करें, क्योंकि भीड़ से ऐसे कोई नहीं आएगा। आप उनको उनकी शर्ट का कलर देख के बुला सकते हैं या फिर आप उनका नाम जानते हैं तो नाम लेके बुला सकते हैं, तो आप उनको इंडिकेट करके उनको बुलाइए ताकि वो आपकी हेल्प करें। मेक श्योर देयर इज नो डेंजर टू यू, द पर्सन हु नीड help and bystander before giving help। The person urgently need help, shout or call for help if you are alone, but do not leave the person unattended। मतलब कहने का ये है कि आपको पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, आवाज आपको लगानी है, हेल्प के लिए किसी ना किसी को वहां पे बुलाना है, फोन आपके पास है तो इमरजेंसी को कॉल करना है।
ask a bystander to seek help or to arrange urgent transport to the nearest health care facility. Tell him to come back to you to confirm if help has been secured. तो आपको तुरंत हेल्प के लिए बुलाना है, पेशेंट को जगाना है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। इसके बाद जो चेन ऑफ सर्वाइकल में क्या है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड असेसमेंट। जितने जल्दी हो सके आप तुरंत ये चीज पहचानें कि पेशेंट को हुआ क्या है, घटना क्या हुई है और इसको किस चीज की जरूरत है। इसके बाद जैसे ही आपने पहचाना कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट में किसी तरह की सांस नहीं है और पेशेंट का दिल पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो अर्ली सीपीआर, जितना जल्दी हो सके आप सीपीआर वहां पे शुरू कर दें। अर्ली डिफिब्रिलेशन, और आप डिफिब्रिलेटर आप कोई साथ लेके नहीं घूमता है, ये मशीन में होता है, एम्बुलेंस में होता है, आईसीयू सेटअप में होता है। तो अगर डिफिब्रिलेटर नहीं है तो तुरंत के तुरंत आप सीपीआर करना शुरू करें। तब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक बंदा कॉल कर देगा, ठीक है, और वहां पे फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको वहां पे करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। CPR, how to give chest compression, turn the casualty on his back on a hard surface। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैजुअलिटी को एक हार्ड सरफेस पे सीधा लिटा लेना है। पीड़ित की सहायता करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको पीड़ित और उसके दर्शकों किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, और तुरंत के तुरंत आप उसको क्या करेंगे, पीठ के बल लिटा लेते हैं और अपने घुटने मोड़कर नील नेक्स्ट टू द कैजुअलिटी बिसाइड द अपर आर्म, ठीक है, घुटने मोड़कर आहत व्यक्ति के पास बैठ जाएं। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट, और क्या करेंगे, अपनी जो हथेली है, हथेली का ये वाला पोर्शन डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड की हथेली का गद्दीदार, इसको हील कहते हैं, पाम की हील, ठीक है, इसको पेशेंट की चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, जहां पे पेशेंट का चेस्ट यहाँ पे खत्म होता हुआ आता है, और यहाँ पे ये आपका जीफी स्टर्नम पे, ठीक है, जीफी स्टर्नम से थोड़ा सा 2 इंच ऊपर यहाँ पे आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट बोन का 1/3 होगा, ठीक है, यहाँ पे आप कंप्रेशन देंगे। प्लेस द हील ऑफ द अदर हैंड ऑन टॉप ऑफ योर फर्स्ट हैंड, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इस तरीके से अपने हाथ की हथेली को जमाया, और फिर इस तरीके से ऐसे दूसरे हाथ को, फिंगर को इंटरलॉक किया, और उस पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के 1/3 पोर्शन पे बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच, पेशेंट के चेस्ट के बीचों बीच, निप्पल लाइन के बिल्कुल बीचों बीच रखना है, और जोर जोर से वहां पे कंप्रेशन देना है। और कंप्रेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जो आपका, जैसे ही आप उस पूरी बॉडी का वेट, ये देखिए यहाँ पे, ये हाथ आपके आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, एल्बो आपकी लॉक होगी, इस तरीके से ये आपका मुट्ठी बंदी होगी, और इस लेवल का दबाव आप डालेंगे कि उसका चेस्ट कम से कम 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 2 इंच दबना चाहिए। 2 इंच दबेगा तभी प्रभाव पड़ेगा, वरना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे ही 2 इंच दबेगा तो देखिए ये मैकेनिज्म बनेगा, यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे ये हार्ट है, जैसे ही वो प्रेस होगा तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सारा का सारा ब्लड पूरी बॉडी में, इधर ब्रेन की तरफ और यहाँ पे नीचे वो एब्डोमिनल एओर्टा की थ्रू, डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू एब्डोमिनल एओर्टा और पूरा का पूरा लोअर लिम्ब की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो आप जैसे इस पे दबाव डालेंगे तो ये पिचकेगा, और पिचकेगा तो इससे सारा ब्लड इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, और जब वापस आप आएंगे, पहले आपको दबाव डालना है, फिर छोड़ना है। जैसे ही छोड़ेंगे उस समय क्या होगा, दिल खाली हो जाएगा, और जैसे ही आपने दबाया तो दिल का सारा ब्लड निकल गया, दिल खाली हो गया, और वापस जब आप उसको छोड़ेंगे तो वीनस रिटर्न के थ्रू सारा का सारा ब्लड हार्ट में वापस आ जाएगा, तो हार्ट वापस से भर जाएगा, तो आप फिर से दबाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हमें तब तक करना होता है जब तक पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए और उसकी सांस वापस से ना चलने लगे, उसकी दिल की गति वापस से ना आ जाए, ठीक है। तो इसको तभी तक हमें कंटिन्यू रखना होता है। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल रेस्क्यूअर और यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो एक क्या करेगा, चिन को लिफ्ट करेगा, हेड को टिल्ट करेगा, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर ब्रीदिंग देगा। ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होगा, जैसे ही आप 30 कंप्रेशन देंगे तो 2 बार उसको ब्रीदिंग देंगे,
ठीक है। 30 टाइम आप चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, 2 बार ये वाला पर्सन उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देगा और माउथ टू माउथ ब्रीथ के दौरान वो ये देखेगा कि पेशेंट का छाती फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेस्ट में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मूवमेंट होगा तभी तो वहां पे एयर जाएगी, वरना अगर एयर भी ब्लॉक हुआ तो अंदर एयर ही नहीं जाएगी। आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दें, कुछ भी करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, तुरंत 2 सेकंड में आप ये चीज करेंगे, इसके बाद वापस सीपीआर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हर बार यही प्रक्रिया रिपीट होती रहती है, 30 टाइम कंप्रेशन, 2 टाइम ब्रीदिंग। ठीक है, इसके बाद इफ द पर्सन एज बिलो प्यूबर्टी ओनली यूज 1 हैंड। अगर पेशेंट जो है बिलो प्यूबर्टी है, कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो वहां पे हम 2 हाथ यूज नहीं करते हैं, 1 हैंड यूज करते हैं। 2 हाथ यूज करेंगे तो पसलियां टूट जाएंगी और बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जब भी हम सीपीआर देते हैं तो वहां पे पसलियां टूटने का चांसेस रहता है, क्योंकि दबाव कोई इतना नाप तोल के नहीं दे पाता है। उस समय मरीज की जान बचाना हमारा प्राइमरी गोल है। पसली टूट जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पसलियों के लिए कतई नहीं सोचना है, किसी को कभी नहीं सोचना है। कईयों बार सीपीआर देते समय पसलियां टूट जाती हैं, तो ठीक है, पसलियां वापस जुड़ सकती हैं। और अगर पसलियां टूटने को हम बचाने की कोशिश करेंगे कि पसलियां ना टूटे, तो पेशेंट की जान चली जाएगी, फिर पसलियों का क्या करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको ये कतई नहीं सोचना है कि पसलियां टूट जाएंगी। दबाव आपको इस तरीके का डालना है कि चेस्ट कम से कम 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 2 इंच दबना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, पसली टूट ही जाती है अक्सर। If the victim is a baby, do not use this technique, but apply the technique of CPR for babies and children under the age of 1 year. तो बच्चों के लिए अलग से गाइडलाइन है, बच्चों का सीपीआर कैसे करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज हमें यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी हो गई है कि आप इसी मेथड को 1 साल से कम उम्र के बच्चे पे अप्लाई ना करें, और जो 15 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे हैं उन पे भी इस तरीके का दोनों हाथों वाला जो मेथड है, ये मेथड कभी अप्लाई ना करें। ठीक है, उन पे सिंगल हैंड का मेथड है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लॉक योर फिंगर ऑफ बोथ हैंड टुगेदर, और अपने फिंगर की दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको ऐसे लॉक कर लें। इस तरीके से आप उसको इंटरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, डू नॉट अप्लाई प्रेशर टू द पर्सन्स रिब्स, शुड यू प्रेस द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक और द बॉटम एंड ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो यहां पे क्या है, स्टमक का ऊपरी हिस्सा और ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, उसका निचला हिस्सा, दोनों चीजों पे हमें जो एपिगैस्ट्रिक फोसा होता है, एपिगैस्ट्रिक फोसा से थोड़ा ऊपर जिफी स्टर्नम होता है, जिफी स्टर्नम पे ही आपको फोर्स डालना है, ना लेफ्ट ना राइट, उसकी पसलियों पे दबाव नहीं डालना है। ये चीज विशेष ध्यान देना है। इसीलिए बता रहे हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल तो इस तरफ है, तो दिल की तरफ ही वो दबाव डालना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, Make sure your shoulders are directly above the person's chest. आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप जब उसके ऊपर चढ़े हुए हैं तो आपके जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल पेशेंट के चेस्ट के ठीक वर्टिकल होने चाहिए, बिल्कुल एक 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, विथ आउट स्ट्रेच आर्म पुश 5 to मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में कितना, 2 इंच का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो विथ आउट स्ट्रेच आर्म पुश 5 to मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, और अपने आर्म को ऐसे स्ट्रेट करके पूरा वजन अपनी बॉडी का उस पे इस तरीके से शोल्डर से डालेंगे। ऐसे नहीं कि एल्बो से फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सीपीआर का सही तरीका नहीं है। आपके एल्बो ऐसे लॉक होंगे, शोल्डर से आप पूरी अपनी बॉडी का वेट यूज करेंगे और उस कंप्रेशन को देंगे, और कंप्रेशन इस स्तर का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्रेशन कम से कम आपका 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे डाउनवर्ड जाएगा, चेस्ट जो वॉल रहती है वो दबेगी, धस जाएगी चेस्ट वॉल। ठीक है, अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Release the pressure and avoid leaning on the chest between compression to allow full chest recoil. देखिए
अभी यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि चेस्ट में कंप्रेशन हमने डाला, अब ऐसे नहीं कि कंप्रेशन डला हुआ है, बस कंप्रेशन ही कंप्रेशन डालना है छोड़ना है, डालना है छोड़ना है, डालना है छोड़ना है। क्योंकि जब आप डाल रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं, उस दौरान जो ब्लड पंप किया दिल ने वो वापस भरेगा, क्योंकि वो खाली हो गया है। तो जैसे ही आप वापस आते हैं तो डायस्टॉल हो रहा है, तो आप वापस से उसमें ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड उसमें आ रहा है, और फिर से आपने प्रेशर डाला तो फिर से वो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। छोड़ना जरूरी है, उस समय ये नहीं करना है कि आप उस पर ही झुक गए। रिलीज कर रहे हैं पर वेट डाला हुआ है, तो फिर वो क्या होगा, रिकॉइल खुलेगा नहीं, पूरा खुलेगा नहीं तो भरेगा नहीं। ठीक है, दिल को भरने का समय नहीं मिलेगा वहां पे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। द कंप्रेशन एंड रिलीज शुड बी ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, इनका समय बराबर होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेशन का और रिलैक्सेशन का, ठीक है, कंप्रेशन का और रिलीज का समय इक्वल होना चाहिए। ईच टाइम यू प्रेस डाउन अलाउ द चेस्ट टू राइज फुली अगेन, दिस विल लेट ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट। इसमें हमने वही बात है जो हम लोग कर चुके हैं कि आपको पूरा का पूरा उसको छोड़ देना है, जिससे क्या होगा, वापस से दिल में ब्लड भर जाएगा। ठीक है, जितनी बार आप सीने को दबाते हैं उतनी ही बार आप उसे पुनः पूर्णता फूलने का अवसर दें, इससे हृदय में रक्त संचार फिर से होने लगेगा। डू नॉट अलाउ योर हैंड टू शिफ्ट और कम अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट बोन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस समय के लिए ब्रेस्ट बोन से अपने हाथों को दूर हटा लें, तो फिर रखें, दूर हटा लें फिर रखें, ऐसा नहीं करना होता है। हाथ आपके वहीं पे होंगे पर प्रेशर वहां पे नहीं होगा। कंप्रेशन के दौरान ही प्रेशर होगा। आप पीड़ित की छाती की हड्डियों से अपना हाथ कतई ना हटाएं, उससे क्या है, बार बार फिर आप मिस कर जाएंगे, जो जगह है आपने एक बार ढूंढी थी उसको आप मिस कर जाएंगे। गिव 30 कंप्रेशन इन दिस वे एट अ रेट ऑफ 100 कंप्रेशन a मिनट। इसका 100 to 120 हो सकता है। ठीक है, दिस, ठीक है, तो क्या उसका गति कितनी होनी चाहिए कंप्रेशन की, 30 कंप्रेशन, गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन इन दिस वे एट अ रेट ऑफ, कितना रेट होना चाहिए, 100 से 100 प्रति मिनट का। ठीक है, तो 30 एक बार में देंगे तो लगभग लगभग आपको 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम समय में 1 कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो 30 कंप्रेशन के लिए आपको 15 सेकंड का समय लगेगा। और 15 सेकंड का समय में आप उसको तुरंत से वापस क्या देंगे, वापस आप उसको ब्रीदिंग देंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। कितने बार, 2 बार। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको देखो ये 30 इंटू 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन और यहाँ पे 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ। ठीक है, ये देखो तुरंत देख रहा है। कंटिन्यू सीपीआर अंटिल अ डिफिब्रिलेटर बिकम अवेलेबल और पैरामेडिक्स अराइव। सीपीआर को कंटिन्यू तब तक रखना है। ये सवाल भी कई बार दिमाग में आता है, सीपीआर हम कब तक करेंगे, थक जाएंगे। और थक भी जाते हैं लोग, कितनी देर तक कोई कर सकता है, उसमें बहुत ताकत लगती है। तो वहां पे क्या होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, तो जो माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहा होता है वो सीपीआर करने लगता है और सीपीआर वाला माउथ टू माउथ ब्रीथ देने लगता है। ठीक है, तो वो तुरंत चेंज करते हैं और चेंज करने में ज्यादा समय नष्ट नहीं करना होता है, बहुत ही कम समय में आप उसको जो है चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाउ टू गिव रेस्क्यू ब्रीथ, कैसे हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे, उसका हम तरीका अभी डिस्कस कर चुके हैं। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देंगे, तब जाके 2 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, ये कंप्रेस्ड है। देखिए यहाँ पे 2 इंच का कम से कम ये फर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिल कैसे पिचकता है जब आप सीपीआर देते हैं। सीपीआर का रेट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। पुट वन हैंड ऑन द पर्सन्स फोरहेड एंड टिल्ट बैक हिज हेड। ठीक है, फोरहेड पे उसके अपने हाथ को रखें और पेशेंट को क्या करें, उसके हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर दें, झुका लें। पुट योर अदर हैंड ऑन द बोनी पार्ट ऑफ द चिन एंड लिफ्ट द चिन। ठीक है, लिफ्ट द चिन, चिन को हम क्या करेंगे, लिफ्ट कर लेंगे और एक हाथ से आप उसके सर को पीछे की तरफ झुका लेंगे, जो कि हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन पिंच द पर्सन्स नोज विथ वन हैंड दैट इज ऑन हिज फोरहेड।
जो आपके फोरहेड पे हाथ रखा हुआ था उससे जाके आप क्या करेंगे, उसी हाथ से आप पेशेंट की नाक को जो नोस्ट्रिल है वो बंद कर लेंगे, ठीक है, वरना आप मुंह से सांस देंगे नाक से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो आप वहां पे इस तरीके से बंद कर लेंगे, ठीक है। टेक अ नॉर्मल ब्रीथ एंड देन पुट योर माउथ कंप्लीटली ओवर अ पर्सन's माउथ एंड सील विथ योर लिप्स। आप गहरी सांस भरें और गहरी सांस भरने के बाद अपने होंठों से पेशेंट के होंठों को पूरा कवर कर लें, ऐसे नहीं कि लीक हो रहा है, पूरा उसके माउथ को कवर कर लेंगे और सील कर लेंगे। इसके बाद फिर उसमें ब्लो करेंगे, सारा का सारा हवा उसमें फूंक देंगे। कामली ब्लो योर एयर इनटू द माउथ ऑफ द पर्सन्स फॉर 1 सेकेंड, चेक इफ द पर्सन चेस्ट राइट। और आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप उसमें धीरे से आप सारी की सारी हवा उसके मुंह में फूंक देंगे और उस समय आप ये देख रहे होंगे कि पेशेंट का चेस्ट जो है राइज हो रहा है कि नहीं, ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। जैसे ही ऊपर उठेगा ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो हवा है आपने जो फूंका वो उसके फेफड़ों में गया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम 2 बार करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे तरीका देखिए, ये चिन को आप लिफ्ट किया हुआ है, हेड को बैकवर्ड टिल्ट किया हुआ है, फोरहेड पे जो हैंड था उसी से नाक को यहाँ पे बंद किया हुआ है और ये यहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ आर ट्राइंग टू एडमिनिस्टर इफ देयर आर अ फ्यू ट्रेन्ड रेस्क्यू पर्सन प्रेजेंट। The compression and rescue breath are trying to administer if there are a few trained rescue present. It is best to alternate with each other. अगर 2 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं तो चेस्ट कंप्रेशन और जो ब्रीदिंग है वो साथ साथ चलती रहती है, अगर दोनों ही लोग ट्रेंड हैं तो उससे कोई भी बंदा थकता नहीं है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू वहां पे चलती रहती है। सीने को दबाना, फुलाना तथा राहत की सांसें देना एक थका देने वाला कार्य है। यदि कुछ और प्रशिक्षित राहत प्रदायक हैं, कुछ और रेस्क्यूअर हैं जो मिलकर राहत प्रदान करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे लोग थकेंगे नहीं और रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। टू इंश्योर दैट द कैजुअलिटी ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन रिमेन ऑप्टिमल, द रेस्क्यू शुड विच एवरी 2 मिनट्स। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीने को दबाने फुलाने की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी है या अच्छे स्तर पर बनी है, इसके लिए जो फर्स्ट एडर है वो हर 2 मिनट के अंतराल में बदलते रहें, वरना क्या होगा, एक थक जाएगा तो उस गति से वो कहीं ना कहीं चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे पाएगा। जो जितना बदलता रहेगा तो उसको वो थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो एनर्जी उसको मिलती रहेगी, ठीक है। तो हर 2 मिनट में वो लोग बदल जाएं तो ज्यादा बेटर है। द फर्स्ट रेस्क्यूअर गिव्स 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन एंड अनदर सेट ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन। पहला राहत जो रेस्क्यूअर है वो 30 टाइम सीने को दबाएगा और फुलाएगा, इसके बाद 2 बार अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा भरेगा और इसके बाद फिर 30 बार सीना को फुलाएं और दबाएं तथा 2 बार अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा दें। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। Then another rescuer take over and repeat the above step and switch again. इसके बाद दूसरा राहत जो रेस्क्यूअर है यह जिम्मेदारी उठाए और उपयुक्त कार्य को दोहराए या फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाले और इसी तरीके से बदलते रहें। The switches should happen with minimal interruption and as quickly and smoothly as possible. और जब बदलते हैं कार अपना एक दूसरे को देते हैं, रेस्क्यूअर चेंज करते हैं तो उस समय बहुत ही आराम से, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, समय नष्ट ना हो और जल्दी जल्दी से ये चीज करें, उसमें किसी तरह का समय नष्ट ना करें, बहुत ही सही ढंग से और अच्छे तरीके से करें। डू नॉट इंटरप्ट द रिसक्सिटेशन अंटिल, सीपीआर के साथ छेड़छाड़ तब तक ना करें, सीपीआर में किसी तरह की रुकावट तब तक ना करें जब तक विक्टिम स्टार्ट टू वेक अप, मूव, ओपन्स हिज आईज एंड ब्रीथ नॉर्मली, जब तक कि पेशेंट गहरी सांस ना लेने लगे
उसकी आंखें ना खुल जाएं और वो कॉन्शियस ना हो जाए, जाग ना जाए, तब तक आप सीपीआर कंटिन्यू करें। हेल्प अराइव एंड टेक्स ओवर, जब वहां पे ट्रेंड लोग पहुंच जाएं, मेडिकल स्टाफ पहुंच जाए और वो आपका ओवर ले लें, सिचुएशन को जाके वहां पे संभाल लें, तब जाके आप बंद करें, वरना आप कतई बंद ना करें। वो लोग पहुंचे, तुरंत पेशेंट की स्थिति को समझें, तुरंत एईडी मशीन लगाएं और तुरंत जाके सीपीआर स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले से काफी देर से आप लोग लगे हुए थे तो आप लोग थक गए थे, तो जो नए लोग आए हैं वो जाके शुरू कर देंगे, तब तक आपको वेट करना है। यू बिकम टू एग्जॉस्ट टू कंटिन्यू, आप कितने भी थक जाएं, कितने भी एग्जॉस्ट हो जाएं, तब भी आपको कहीं ना कहीं सीपीआर करना ही करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। थैंक यू।